ऐसा एक भयानक कारागार था जहां हर एक कैदी किसी न किसी बड़े गैंग का लीडर था और वे इतने खतरनाक थे कि उनकी निर्दयता और हिंस्रता के कारण ही उन्हें इस जेल में लाकर रखा गया था। जब भी इस जेल में कोई नया कैदी आता तो उसके साथ बेहद क्रूर अत्याचार किया जाता। इस वजह से यह जेल सभी कैदियों के लिए नरक जैसी थी। इसी तरह की एक खतरनाक जेल में एक दिन किस्मत से आ जाता है जेम्स नाम का एक लड़का। वह बहुत ही सीधा साधा इंसान था और उसकी जिंदगी भी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन इस जेल में आने के बाद उसकी पूरी जिंदगी जैसे नरक में बदल गई। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था और वह इस खतरनाक जेल में क्यों फंस गया, यही हम देखेंगे आज की इस मूवी की कहानी में। कहानी शुरू होती है एक भयानक जेल से जहां हम जेम्स को देखते हैं। वह बहुत ही सीधा साधा और मेहनती लड़का था जो सबके साथ अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन किसी कारण से उसे 2 साल की सजा हो गई और उसे शहर की सबसे खतरनाक जेल में लाया गया। जब उसे सेल में ले जाया जा रहा था वह बार बार कह रहा था कि वह निर्दोष है और उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन एक ऑफिसर गुस्से में आकर उसे जोर से मारता है और तुरंत सेल में बंद कर देता है। अगले दिन जेल में नए कैदियों का रजिस्ट्रेशन चल रहा था। जेम्स का रजिस्ट्रेशन नंबर था 19। पूरी बॉडी चेक के बाद उसे एक इंटरव्यू रूम में लाया गया जहां उससे अलग अलग तरह के सवाल पूछे गए। फिर उसे उसकी असली जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। वहां कैदी खिड़की से उसे देखकर हंस रहे थे। एक ऑफिसर ने जब जेम्स को उसके सेल में लॉक किया तभी जेल का अलार्म बज उठा। ऑफिसर दौड़कर एक सेल में गया जहां बॉब नाम का एक कैदी बहुत बीमार हो गया था क्योंकि किसी ने उसके शरीर में जहरीला इंजेक्शन दे दिया था। ऑफिसर्स उसे बचाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने बॉब के सेलमेट से पूछा कि क्या हुआ था। उसने जवाब दिया, जो रोज होता है वही हुआ, आप लोग उसे बचाने में देर कर चुके हैं। जेम्स ये सब देख रहा था और उसे समझ आ गया कि यह जेल उसके लिए कितनी कठिन होने वाली है। फिर कहानी हमें जेम्स के अतीत में ले जाती है। उस समय वह बिल्कुल साधारण लड़का था और उसकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी। एक सुबह उसकी मुलाकात उसके दोस्त केविन से होती है। केविन से उसे पता चलता है कि उनके शहर की हालत अच्छी नहीं है क्योंकि सफेद और काले लोगों के बीच बड़ा तनाव चल रहा है। काले लोग अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि कई जगहों पर अब भी उनके साथ रंग के आधार पर भेदभाव होता है। गुस्से में आकर उन्होंने पूरे शहर का माहौल गरमा दिया है। खासकर रात में शहर की हालत और भी खतरनाक हो जाती है। केविन जेम्स को कहता है कि काम खत्म होते ही वह सीधा घर चला जाए और रात में बाहर न निकले, साथ ही वह अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का ख्याल रखे। फिर हम जेम्स की वाइफ एलिसा को देखते हैं जो उनका पहला बच्चा जन्म देने वाली थी। दोनों बहुत खुश थे। उस दिन जेम्स एलिसा के लिए एक खूबसूरत गोल्ड नेकलेस लाता है और कहता है, तुम हमारे बच्चे के लिए इतनी मेहनत कर रही हो, ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। एलिसा बहुत खुश हो जाती है। रात में शहर में रोज की तरह झगड़े हो रहे थे। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इससे पुलिस और काले लोगों के बीच बड़ा संघर्ष शुरू हो गया। पूरे शहर में मारपीट और हमला चल रहा था। इसी मौके का फायदा उठा रही थी कुछ गैंग्स। उनमें से एक बेहद डेंजरस गैंग थी जिसमें 4 सदस्य थे। उनके लीडर का नाम था जैक और बाकी 3 थे, मिशन, एंजेल और सेको। उनके पास एक सीक्रेट गैरेज था जहां 2 स्पोर्ट्स बाइक रखी थी जिनसे वे चोरी का काम करते थे। उस रात भी वे अपनी बाइक से एक सुनसान सड़क से होते हुए उस महंगे ज्वेलरी स्टोर के पास पहुंचे जहां ढेर सारे गोल्ड वॉच थे। उन्होंने मौके का फायदा उठाकर वहां के शीशे तोड़ डाले और जितनी जल्दी हो सके महंगे सामान उठाने लगे, लेकिन दुकान का ओनर बहुत बहादुर था। वह अकेले उनसे भिड़ गया और रोकने की कोशिश करने लगा। इससे गुस्से में जैक ने उसकी सिर में गोली मार दी और वहां से भाग निकले। शहर के लोग आंदोलन के झगड़े में इतने व्यस्त थे कि गैंग ऐसे भाग निकली जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वे सीधे अपने सीक्रेट गैरेज पहुंचे जहां उन्होंने बाइक और चोरी का सामान छिपा दिया। कुछ घंटों बाद जैक वह चोरी का माल बेलिफ नाम की एक लड़की को दे देता है जो इन चीजों की डीलर थी। हालांकि जैक एक चीज अपने पास रख लेता है। फिर जैक अपने साथियों के साथ एक कार भी चुरा लेता है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अब शहर की हर सड़क पर पुलिस मौजूद है। जब वे कार चुराकर सुनसान सड़क से भाग रहे थे तभी उनके सामने पुलिस आ गई। उन्हें लगा अब वे पकड़े जाएंगे तो वे कार छोड़कर चारों तरफ भागने लगे, लेकिन कुछ ही देर में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उन पर कार चोरी का केस दर्ज हुआ और कुछ महीनों की जेल हो गई। जेल में पहुंचकर भी वे बेहद बेपरवाह तरीके से रहते थे और दिन भर ड्रग्स में डूबे रहते थे। इसके बाद देखते देखते उनकी रिहाई का दिन आ जाता है। अब हम जेम्स की पत्नी एलिसा से मिलते हैं। एलिसा एक लॉ ऑफिस में काम करती है। उसका मुख्य काम है जेल से छूटने वाले कैदियों को सही रास्ते पर लाने के लिए काउंसलिंग करना। आज एलिसा के काउंसलिंग सेशन में कैदी है जैक, इसीलिए वह काउंसलिंग के लिए एलिसा के ऑफिस आया है क्योंकि अगर वह यहाँ न आता तो फिर पुलिस का झंझट खड़ा हो सकता था। एलिसा जैक से कहती है कि कोई भी इंसान जन्म से बुरा नहीं होता, बल्कि हालात इंसान को बुरा बना देते हैं और हर इंसान की जिंदगी में अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं। लेकिन जिंदगी तभी खूबसूरत बनती है जब इंसान सही रास्ते पर चलकर अपनी जिंदगी को संवारता है। तुम जो रास्ता चुन चुके हो वह कभी भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर ऐसे ही काम करते रहे तो तुम्हें जेल में सड़कर मरना पड़ेगा। क्या तुम चाहते हो कि अपनी बाकी जिंदगी भी जेल में गुजारो? इसलिए मैं कहती हूँ कि सही रास्ते पर लौट आओ। लेकिन जैक असल में बहुत बुरा इंसान था। वह उल्टा एलिसा से कहता है, मुझे ये सब ज्ञान देने वाली तू कौन होती है? खबरदार, दूसरी बार फिर कभी मुझे ज्ञान देने मत आना। इतना कहकर जैक वहां से उठकर चला जाता है। ठीक उसी वक्त वहां जैक का एक दोस्त आता है जिसका नाम है एसे। वह जैक को फिर से किसी गंदे काम का ऑफर देता है। एलिसा तुरंत पास आकर उन्हें ऐसा करने से रोकती है और अच्छे से चलने के लिए कहती है, लेकिन ऐसे वहां एलिसा को गंदी भाषा में गाली देता है। ये सुनकर एलिसा बहुत गुस्सा हो जाती है। ऐसे उसे जोर से एक थप्पड़ मार देता है। इसके बाद वे सब मिलकर एलिसा के बारे में घटिया बातें करने लगते हैं। एलिसा समझ जाती है कि यहाँ रहना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वह जल्दी से अपने ऑफिस के कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लेती है और जेम्स को फोन करने लगती है। उधर जैक और उसके साथी बार बार उसे बाहर आने को कहते हैं वरना दरवाजा तोड़ देने की धमकी देते हैं। एलिसा कहती है कि उसने पुलिस को फोन कर दिया है और थोड़ी ही देर में पुलिस आकर उन्हें गिरफ्तार
गिरफ्तार कर लेगी। साथ ही उन्होंने जो उस पर हाथ उठाया है उसका सबूत भी उसके पास है। तुम्हें पता भी नहीं है कि किसी लॉयर पर हाथ उठाने की सजा कितनी भारी हो सकती है। ये सुनकर जैक और उसके साथी डर जाते हैं और समय बर्बाद किए बिना वहां से भाग जाते हैं। वे एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जहां जैक मिशन से कहता है कि वह एलिसा को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमें धमकी दे। मिशन उसे समझाता है जो होना था हो चुका, अब इस मामले को ज्यादा बढ़ाना सही नहीं होगा क्योंकि वह लड़की प्रेग्नेंट है। अगर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश में हम पुलिस के हाथ चढ़ गए तो। लेकिन जैक उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहता। कुछ देर बाद एलिसा निश्चिंत होकर अपने घर लौट रही होती है, लेकिन उसे बार बार महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह जैसे तैसे अपनी कार में बैठती है, तभी एक नकाबपोश व्यक्ति वहां आता है और उस पर जोर जोर से हमला करने लगता है। वह उसे इतनी बुरी तरह मारता है कि एलिसा खून से लथपथ हो जाती है। उसके पेट पर वार करते ही एलिसा बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद एलिसा अस्पताल में होती है। जेम्स उसके पास बैठा बेहद परेशान है क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब है। हालांकि एलिसा होश में आ जाती है, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि उसके पेट में सबसे ज्यादा चोट लगी है, जो बेहद खतरनाक है। चोट ऐसी जगह लगी है कि या तो एलिसा बचेगी या उसका बच्चा। अगर बच्चे को बचाने की कोशिश की गई तो उसके पेट में इन्फेक्शन फैल जाएगा और वह बाद में कैंसर में बदल सकता है। यह सुनकर जेम्स और एलिसा दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। जेम्स तो पहले ही तय कर चुका था कि वह एलिसा को बचाएगा, लेकिन एलिसा अपने बच्चे को किसी भी हालत में मारना नहीं चाहती थी क्योंकि यह उनका पहला बच्चा था और उनके सारे सपने उसी बच्चे के इर्द गिर्द बुने गए थे। जेम्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह उसके लिए कितनी जरूरी है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगा, लेकिन एलिसा अपना बच्चा छोड़ने को तैयार नहीं होती। दोनों रोते रहते हैं और उसी दिन एलिसा फैसला करती है कि वह अपना बच्चा रखेगी, चाहे जेम्स कितनी भी मना करे। कुछ दिन बाद पता चलता है कि एलिसा का बच्चा पेट में ही मर गया है और उसके पेट में इन्फेक्शन फैलने लगा है। मजबूरी में एलिसा को गर्भपात कराना पड़ता है और उसकी ओवरी भी निकालनी पड़ती है। इसका मतलब एलिसा चाहकर भी कभी मां नहीं बन पाएगी। एलिसा इस बात को किसी भी तरह स्वीकार नहीं कर पाती क्योंकि वह जानती थी कि जेम्स अपने बच्चे को लेकर कितने सपने देखता था और पिता बनने की उसकी कितनी इच्छा थी। धीरे धीरे एलिसा अपनी मानसिक स्थिति खोने लगती है। जेम्स हमेशा उसका सहारा बनने की कोशिश करता है और कहता है जो होना था हो गया, हम किस्मत बदल नहीं सके। लेकिन समय बीतने के बाद भी एलिसा सामान्य नहीं हो पाती और जेम्स से दूर होने लगती है। एक दिन वह साफ साफ कह देती है कि उसे अब शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं लगती, अकेले रहना ही बेहतर होगा, क्योंकि जब भी वह जेम्स को देखती है उसे अपने बच्चे की याद आ जाती है और वह पागल हो जाएगी। आखिरकार एलिसा जेम्स को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। जेम्स उसकी मानसिक हालत समझते हुए उसे रोक नहीं पाता, लेकिन खुद भी अंदर से टूट जाता है। वह अपने बच्चे के लिए रखी सारी चीजें तोड़ने लगता है। उसे लगता है कि उसी बच्चे की वजह से उसकी मोहब्बत उससे दूर हो गई। इसके बाद जेम्स तय करता है कि जिसने उसकी पत्नी की यह हालत की, उन्हें वह किसी भी कीमत पर छोड़ेगा नहीं। वह अपने एक दोस्त डेविड से संपर्क करता है जो लंबे समय से एक गैंग के लिए काम करता है। जेम्स को यकीन था कि डेविड उन लोगों का पता लगा सकता है जिन्होंने एलिसा पर हमला किया था। डेविड सारी जानकारी जुटाता है और पता चलता है कि जिस दिन हमला हुआ था एलिसा जैक नाम के एक गैंग लीडर की काउंसलिंग कर रही थी और उसी दिन उसका जैक और उसकी टीम से झगड़ा हुआ था। इसलिए शक है कि इसी टीम का हाथ हो सकता है। जेम्स पूछता है कि वह जैक और उसकी टीम को कहां पा सकता है। डेविड बताता है कि कुछ दिन पहले तक तो वह बता सकता था, लेकिन उन्होंने हाल ही में एक दुकान लूटकर मालिक को मार डाला है और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह सुनकर जेम्स उदास हो जाता है और चुपचाप चला जाता है। लेकिन रास्ते में चलते चलते वह एक नया प्लान बनाता है। वह सीधे उस जगह जाता है जहां रोज की तरह विरोध प्रदर्शन हो रहा होता है और पुलिस हालात काबू में करने की कोशिश कर रही होती है। जेम्स सीधा एक पुलिस वाले पर हमला कर देता है और उसे लगातार मारता है। इसके चलते पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेती है और यही जेम्स का प्लान था ताकि वह जेल जाकर जैक और उसकी टीम को उनका अंजाम दे सके। प्लान पूरी तरह सफल हो जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, लेकिन वह हंस रहा होता है। उसे सीधा जेल ले जाया जाता है। पहले ही दिन उसकी मुलाकात एक वार्डन से होती है जो बहुत बुरा इंसान है। जेम्स पहली बार जेल आया था, सब कुछ उसे डरावना लग रहा था। वार्डन उसे जेल में घुमाता है जहां कई खतरनाक कैदी थे। वार्डन चेतावनी देता है, अगर तूने यहाँ कोई उल्टा सीधा करने की कोशिश की या मेरी बात नहीं मानी तो यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। ये कहकर वह उसे उसके सेल में भेज देता है। जेम्स का एक सेलमेट था जिसका नाम था हैरी। हैरी के पास एक खास टैलेंट था, वो किसी भी चीज से धारदार हथियार बना सकता था। लेकिन जेम्स को हैरी शुरू से ही अच्छा इंसान लगता था। एक दिन हैरी खुद ही जेम्स के पास आया और उससे पूछा कि वो इस जेल में क्यों आया है। जेम्स ने गुस्से भरी नजरों से जवाब दिया कि वो यहाँ न्याय के लिए आया है। हैरी को उसकी ये बात समझ नहीं आई। अगले दिन सुबह सभी कैदी जेल के मैदान में आए जहाँ हैरी भी बैठा था। चूंकि हैरी जेम्स को जानता था इसलिए जेम्स उसके पास चला गया। तब हैरी ने जेम्स को जेल की हालत के बारे में बताया। उसने दूर इशारा करके एक कैदी को दिखाया, जैक। उसके साथ उसके गैंग के लोग भी थे। जेम्स तुरंत समझ गया कि यही वो जैक और उसका गैंग है जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। हैरी ने बताया कि जैक और उसका गैंग सिर्फ कुछ दिन पहले ही जेल में आए थे, लेकिन इतने कम समय में वो यहाँ के लीडर बन गए थे। अब सभी कैदी उनकी बात मानते थे क्योंकि जैक बेहद ताकतवर था। उसने यहाँ के बड़े बड़े गैंगस्टर्स को लड़ाई में हरा दिया था, इसलिए कोई भी कैदी उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। जैक के पास ढेर सारा ड्रग्स भी था जिसे वो अपने आदमियों के जरिए जेल में मंगवाता था और यहाँ के ताकतवर लोगों को मुफ्त में दे देता था। इस तरह उसने उन्हें अपने कब्जे में कर रखा था। हैरी ने आगे बताया कि इस जेल में एक और गैंग है जो जैक से भी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो अपनी ताकत का इस्तेमाल बुराई में नहीं करते। दरअसल वो एक मुस्लिम गैंग था जो लोगों पर जुल्म और अन्याय को पाप मानता था, इसलिए उन्होंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया और इसी वजह से ज्यादातर कैदी उन्हें पसंद करते थे। उनकी नेक दिली देखकर कई कैदी मुस्लिम भी बन गए और उनके ग्रुप में शामिल हो गए। हैरी अपनी तरह से ये सब बातें बता रहा था, लेकिन जेम्स का ध्यान सिर्फ जैक और उसके गैंग पर था। वो सोच रहा था कि उन्हें सबसे सख्त सजा कैसे दी जाए। उधर जैक ने भी जेम्स को नोटिस किया, लेकिन चूंकि वो उसे जानता नहीं था
इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसी दिन दोपहर में जब हैरी नहा रहा था तब जैक का एक आदमी एंजेल वहां आया और बोला, सुना है तू यहाँ कई लोगों को खुश कर चुका है, अब मुझे भी खुश करके दिखा, वरना मैं और मेरी टीम तुझे छोड़ेंगे नहीं। हैरी डरपोक स्वभाव का था। कई बार कैदियों ने उसके साथ गलत हरकतें की थी, लेकिन उसने कभी विरोध नहीं किया। आज भी उसके साथ वही हुआ। रात में वार्डन को चुपके से जैक के सेल में आते देखा गया। दरअसल जैक और वार्डन के रिश्ते काफी अच्छे थे, क्योंकि जैक उसे मुफ्त में बहुत सारा ड्रग्स देता था। वो दोनों हर रात सेल में ड्रग्स लेकर मस्ती करते, गाना बजाना करते और सारी रात एंजॉय करते। वार्डन जैक के हाथ में था और इसी वजह से जैक की ताकत इतनी बढ़ गई थी। अगली सुबह जेम्स एक्सरसाइज कर रहा था। वो हर दिन खुद को और मजबूत बना रहा था ताकि जैक एक गैंग से लड़ सके। तभी वहां एक कैदी जॉन गुस्से में आया। वो जैक के आदमी एंजेल पर बुरी तरह भड़का हुआ था, क्योंकि कुछ दिन पहले जॉन ने उसे ड्रग्स के बदले बहुत पैसे दिए थे, लेकिन एंजेल ने पैसे हड़प लिए और ड्रग्स देने से मना कर दिया। जब जॉन ने इसका विरोध किया तो जैक और उसके लोग मिलकर उसे पीटने लगे। उन्होंने उसे इतना मारा कि वो खून से लथपथ हो गया। ये सब वार्डन अपनी आंखों से देख रहा था। जॉन रोते हुए वार्डन को सब बताने लगा कि उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन वार्डन ने उल्टा जॉन से कहा कि वो तुरंत जैक से माफी मांगे और अब से जैक जो कहे वही करे। वार्डन की ये बात सुनकर जेम्स हैरान रह गया। उसने अपनी आंखों से अन्याय होते देखा था और फिर भी वार्डन अन्याय करने वालों के पक्ष में खड़ा था। जेम्स को अब अच्छी तरह समझ आ गया था कि वार्डन भी दरअसल जैक के ही गिरोह का हिस्सा है। इसके बाद जैक और उसके साथी मिलकर जॉन को मारते हुए खुशी से झूमने लगे और वार्डन ये सब देखकर मजे ले रहा था। मार खाते खाते जब जॉन बेहोश हो गया तो उसे घसीटकर उसके सेल में फेंक दिया गया। जेम्स अपनी आंखों के सामने इतना अन्याय देखकर इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसके अंदर गुस्सा उबल रहा था और वो अपनी पूरी नाराजगी और दर्द को अपनी ट्रेनिंग में झोंक रहा था। वो जी जान से मेहनत कर खुद को सबसे ताकतवर बनाना चाहता था। ऐसे ही दिन पर दिन गुजरते गए। ट्रेनिंग करते हुए जैक को हमेशा एलिसा की याद आती रहती थी। ये सोचकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता। जेम्स के मन में भरा गुस्सा, दर्द और नफरत, इन सब के कारण वो एक पल भी चैन से सो नहीं पाता था। रात रात भर जाग कर भी वो अपनी ट्रेनिंग जारी रखता था। एक दिन ऐसे ही जेल में टहलते टहलते जेम्स उस हिस्से में पहुंच गया जहां जेल का सबसे ताकतवर मुस्लिम गैंग मौजूद था। वो सब नमाज की तैयारी कर रहे थे। जेम्स को यहाँ एक चीज देखकर हैरानी हुई। मिशन जो पहले जैक के साथ था अब उसी मुस्लिम गैंग का हिस्सा बन चुका था। उसने जैक का गैंग छोड़ दिया था क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि अन्याय करके कभी असली खुशी नहीं मिल सकती। अच्छे जीवन के लिए जरूरी है एक शांतिपूर्ण रास्ता, और उसने सही राह चुन ली थी। ये वही मिशन था जिसने जैक को एलिसा से छेड़छाड़ न करने की चेतावनी दी थी और बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। शायद अपने किए गए गलत कामों के लिए मिशन कहीं न कहीं पछता रहा और यही पछतावा उसे आज सही रास्ते पर ले। जब जेम्स को यह सब समझ आया तो उसने मिशन को माफ कर दिया और उससे मुस्कुराकर बातें की। पहले तो जेम्स का प्लान मिशन को भी निशाना बनाने का था, लेकिन अब उसका मन बदल चुका। उस दिन वो मिशन को ढूंढते ढूंढते यहीं आ गया था, लेकिन ये सब देखकर वहां से निकल गया। अब जेम्स की नजर जैक के एक साथी ऐसे पर थी। वो कई दिनों से उसे चुपचाप फॉलो कर रहा था। एक दिन ऐसे अपने सेल में चला गया जहां वो अकेला था और बाकी कैदी बाहर थे। जेम्स ने यह मौका हाथ से जाने नहीं दिया। उसने अपने हाथ में दस्ताने पहन लिए ताकि कोई फिंगरप्रिंट न रह जाए और सीधे ऐसे के सेल में घुस गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा उसने ऐसे पर हमला बोल दिया। कई दिनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद जेम्स इतना ताकतवर हो चुका था कि ऐसे उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। जेम्स उसे लगातार पीटता रहा जब तक कि वो खून से लथपथ न हो गया। फिर जेम्स ने गुस्से में कहा, मुझे पहचान रहा है? जिस एलिसा पर तूने हमला किया था मैं उसका पति हूँ। तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमारी खुशहाल जिंदगी क्यों बर्बाद की? ऐसे ने अपने सारे गुनाह कबूल करते हुए माफी मांगी। उसने कहा कि एलिसा को थप्पड़ मारना उसकी बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन घर लौटते समय उस पर हमला उसने नहीं किया, वो किसी और ने किया था। उसने जेम्स से गुजारिश की कि इस बार उसे माफ कर दे, लेकिन बदले की आग में जल रहा जेम्स किसी की बात सुनने की हालत में नहीं था। वो जैसे खुद पर काबू ही खो चुका था। उसने पीट पीट कर ऐसे को वहीं मार डाला और तुरंत वहां से निकल गया। कुछ ही देर में पूरे जेल में खबर फैल गई कि किसी ने ऐसे नाम के कैदी को मार डाला है। किसी को यकीन नहीं था कि जेम्स जैसा सीधा साधा लड़का ये कर सकता है। जेम्स डर के मारे अपने सेल में लौट आया और दस्ताने छुपाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी वहां हैरी आ गया। जेम्स के चेहरे का डर देखकर हैरी समझ गया कि ऐसे को मारने वाला वही है और अब सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है। हैरी ने हैरानी से कहा, जेम्स, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे जैसे इंसान से ऐसा काम हो सकता है। तुमने एक कैदी के साथ ऐसा क्यों किया? जेम्स कुछ देर चुप रहने के बाद हैरी से कहता है, तुम्हें याद है जिस दिन मैं यहाँ आया था मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ न्याय पाने आया हूँ। जैक और उसके लोगों ने मेरे साथ जो कुछ किया उसी का बदला लेना ही मेरी सजा का असली मकसद है। तब हैरी उससे पूछता है, आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था? जेम्स फिर हैरी को शुरू से पूरी कहानी सुनाता है कि उनकी वजह से उसकी पत्नी और बच्चे का क्या हाल हुआ और कैसे उसकी खुशहाल जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। जेम्स की पूरी बात सुनकर हैरी को भी बहुत बुरा लगता है। वह जेम्स से कहता है कि इस बारे में वह किसी को कुछ नहीं बताएगा, लेकिन ठीक उसी समय उनके सेल के दरवाजे पर जैक और उसकी टीम आ पहुंचती है। जैक जेम्स को अपने साथ आने को कहता है। फिर वे जेम्स को अपने सेल में ले जाते हैं। जैक कहता है, तूने क्या सोचा था? हमें तेरे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा? मेरी टीम के लोग सुबह से देख रहे थे कि तू ऐसे का पीछा कर रहा है, तो जब ऐसे मारा गया हमें समझ आ गया कि यह काम तेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। और जानते हो हम तुझे यहाँ क्यों लाए हैं? ताकि हम दिल से तेरा शुक्रिया अदा कर सकें उस गद्दार को खत्म करने के लिए। वो हमारे गैंग में होते हुए भी पुलिस को हमारे खिलाफ सबूत दे आया था। इसी वजह से मुझे जेल की सजा काटनी पड़ रही है। उसे तो मैं खुद मार डालता, लेकिन तूने मेरा रास्ता आसान कर दिया। मुझे नहीं पता तेरी उससे क्या दुश्मनी है, लेकिन तेरी फाइटिंग स्किल देखकर मैं प्रभावित हुआ हूँ। तूने ऐसे को कड़ी सजा देकर मारा क्योंकि तूने
मेरे काम में मदद की है, अगर तुझे कभी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। इसके बाद वे जेम्स को छोड़ देते हैं। अब जेम्स सोचने लगता है कि वह एक एक करके उन सबको कैसे खत्म करेगा। हैरी भी अब उसे इसमें मदद करने लगता है। हैरी को किसी भी चीज से तेज धार वाला हथियार बनाना आता था, तो वह जेम्स को भी हथियार बनाना सिखाने लगता है ताकि उसका बदला लेना आसान हो जाए। जेम्स अपने हाथों से एक बहुत पतला और तेज हथियार तैयार करता है जिसे वह हमेशा अपने पास रख सके। अब वह अपने प्लान को आगे बढ़ाने लगा है। एक दिन वह फिर से मुस्लिम गैंग के इलाके में पहुंच जाता है, क्योंकि वह मिशन के बारे में और अच्छी तरह जानना चाहता था कि क्या मिशन सचमुच बदल चुका है या वह सिर्फ मुस्लिम गैंग का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मिशन की बातें और कामकाज देखकर उसे कोई शक नहीं होता। फिर भी जेम्स उसके पास जाकर पूछता है कि उसने अचानक जैक की टीम क्यों छोड़ दी। मिशन बताता है, मैं शुरुआत से ही गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहता था, लेकिन एक समय मेरी आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई कि मजबूर होकर चोरी करने के लिए मुझे जैक की टीम में शामिल होना पड़ा। पर मैं कभी भी हत्या जैसे अपराध में शामिल नहीं होना चाहता था। जैक की वजह से मैं इन सब में फंस गया। जब मुझे जैक और उसकी टीम का असली चेहरा समझ आया तो मैंने खुद ही वो टीम छोड़ दी और मुस्लिम गैंग में शामिल हो गया। इसके अलावा मेरी पत्नी और एक छोटी बेटी है, इसलिए मैं अब अच्छे रास्ते पर चलना चाहता हूं और अपने परिवार के पास लौटना चाहता हूं। ये सब सुनकर जेम्स समझ जाता है कि मिशन वाकई बदल चुका है। फिर एक दिन जब जेम्स नहाने के लिए वॉशरूम जाता है, वहां उसका सेलमेट हैरी भी मौजूद था। रोज की तरह एंजेल उस पर जुल्म ढा रहा था। हैरी बार बार उससे छोड़ देने की गुहार लगाता, लेकिन एंजेल उसे मारने ही वाला था। तभी जेम्स वहां पहुंचता है और एंजेल को धमकी देता है, अगर आज के बाद तुमने हैरी को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर एंजेल गुस्से से तमतमा जाता है और जेम्स से लड़ाई शुरू कर देता है। जेम्स उसे अपने तेज हथियार से मारने की कोशिश करता है, लेकिन एंजेल बहुत ताकतवर था, इसलिए जेम्स उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। एंजेल उसकी आंख फोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जेम्स किसी तरह उसके हाथ से बच निकलता है और उसे जोर से धक्का देकर फर्श पर गिरा देता है। लड़ाई के बीच जेम्स का हथियार नीचे गिर जाता है। एंजेल उसे उठाकर जेम्स पर हमला करने ही वाला था कि अचानक वह फिसलकर जोर से नीचे गिर पड़ता है। उसके सिर में गहरी चोट लगती है और वहां से तेजी से खून बहने लगता है। जेम्स तुरंत हैरी को लेकर वहां से निकल जाता है। उस रात हैरी जेम्स से कहता है कि उसके लिए इतनी बड़ी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं थी। आज अगर एंजेल मुझे मार देता तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाता, इसलिए तुम मेरे लिए कुछ मत करो, अपने मिशन पर ध्यान दो। लेकिन जेम्स जवाब देता है, आज मैंने जो किया वो भी मेरे मिशन का हिस्सा था। इसी तरह मैं एक एक करके जैक और उसकी गैंग को खत्म कर दूंगा। उस रात बाथरूम में एंजेल की लाश मिलती है और यह खबर पल भर में पूरे जेल में फैल जाती है। आज भी जेल में किसी का मर्डर हो गया। हर कोई एंजेल को देखने आता है। जैक समझ नहीं पा रहा था कि आखिर एंजेल को कौन मार देगा, लेकिन उसके गिरने की स्थिति देखकर उसे लगता है कि शायद वह खुद गिरकर सिर पर चोट लगने से मरा है। उधर जेम्स बाकी लोगों को खत्म करने की योजना बना रहा था। जब सब एंजेल की मौत में व्यस्त थे, तभी जैक का एक और आदमी बाथरूम में आता है। यह देखकर जेम्स चुपचाप उसकी तरफ बढ़ता है और मन ही मन सोचता है, अब वह एक साइको है और साइको के दिल में कोई दया ममता नहीं होती। चाहे वे कमजोर हों, वे बेरहमी से हत्या कर सकते हैं। जेम्स गुस्से में पीछे से जैक के आदमी पर हमला करता है और उसे बेरहमी से मार डालता है। जेम्स की योजना पहले जैक के सभी साथियों को खत्म करने की थी, ताकि जैक अकेला पड़ जाए और वह उसे धीरे धीरे तड़पाकर मार सके। इसके बाद जेम्स सीधे जैक के पास जाता है और कहता है, क्या तू मुझे पहचानता है? मैंने तेरे सारे साथियों को मार दिया है। क्यों? क्योंकि तू और तेरे लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तूने बेवजह मेरी पत्नी पर हमला किया, मेरा बच्चा मर गया, मेरी पत्नी मां बनने की क्षमता खो बैठी और गुस्से शर्म में मुझे छोड़कर चली गई। अब बता, इतने बड़े गुनाह की सजा तू क्या चाहता है? जेम्स का चेहरा देखकर जैक को थोड़ी दहशत होती है। वह कहता है, तुम गलत समझ रहे हो। तुम्हारी पत्नी पर मैंने हमला नहीं किया था मिशन ने, जो अब मुस्लिम गैंग का सदस्य है। मैंने तो उसे रोका था कि उस प्रेग्नेंट औरत को कुछ मत करना, लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं मानी। अब वह अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। जेम्स इस बात पर यकीन नहीं करता और मिशन का पक्ष लेने लगता है। कहता है कि वह दिल से अच्छा इंसान है और असली दोषी कोई और है। तभी पीछे से जैक का एक और आदमी आता है और जेम्स पर हमला कर देता है। जैक भी मौका पाकर उस पर टूट पड़ता है। दोनों मिलकर जेम्स को इतना मारते हैं कि वह खून से लथपथ हो जाता है।